नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग 28 सितंबर 2021 को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के हुए पेपर का हल विस्तार से समझेंगे। ये बहुत ही अच्छा रहा कि इस बार का पेपर बड़ा ही आसान था और आप लोगों ने भी फ़ोन के माध्यम से मुझे बताया है कि आप लोगों का 25 में 25 इस बार पक्का है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं इस पेपर का हल दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। इस पेपर में आए हुए पहले और दूसरे सवाल जो कि बहुविकल्पी हैं, उनका विस्तार से हल हमने दे दिया है। यद्यपि आपको इनका विस्तार से हल नहीं करना है, केवल सही विकल्प का चयन करके लिख देना था। 2025 का वर्गमूल पूछा गया था। इस 2025 का यहाँ गुणनखंड किया गया है और गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकाला गया है। इसका वर्गमूल होगा 45 और विकल्प नंबर 2 सही है। पेपर का दूसरा सवाल था कि इसका मान ज्ञात करना है, तो आप देखिए इसे हल किया गया है और उत्तर आया है 4 सही 1/2, यानी विकल्प नंबर 3 इसमें सही है। यहाँ तिरछा गुणा किया गया है, करड़ी में 2 का गुणा होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और हर में यहाँ करड़ी में 2 है। आगे आप समझ सकते हैं कि कैसे लगाया गया है। तीसरा सवाल दिया है कि एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2/3 है, तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जा रही है। यहाँ पर समझ लीजिए, यदि कोई घटना ए तरीके से घट सकती है और बी तरीके से नहीं घटती है, तो अनुकूल संयोगानुपात का मतलब होता है ए संबंधे बी और प्रतिकूल संयोगानुपात का मतलब होता है बी संबंधे ए। उस घटना के घटित होने की प्रायिकता होगी a/a+b और घटना के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी होगी b/a+b। सवाल में चूंकि प्रतिकूल संयोगानुपात दिया हुआ है 2/3, तो अनुकूल संयोगानुपात हो जाएगा 3/2। ये उलट जाएंगे आपस में। अनुकूल संयोगानुपात 3/2 का मतलब है कि वो घटना 3 विधियों से घटित हो सकती है और 2 विधियों से घटित नहीं हो सकती है। इस तरह से घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/3+2 यानी 3/5। यहाँ से समझ लीजिएगा और विकल्प नंबर 4 सही है। चौथे सवाल में इन दिए हुए नंबरों का बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो, और एक नज़र में ही आप देख सकते हैं कि 12 सबसे अधिक बार आया हुआ है, इसलिए बहुलक हो जाएगा 12। पांचवा सवाल त्रिकोणमिति पर आधारित है, जिसमें पूछा गया कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब कोण a का मान होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प छांटना है। आप जानते हैं कि sin 0 अंश का मान 0 होता है। यदि सवाल में दोनों साइड में a की जगह पे 0 रख दिया जाए, तो इस साइड में हो जाएगा sin 2 × 0, 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा और sin 0 अंश का मान 0। इस साइड में 2 sin 0 अंश हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। यानी कि यदि a बराबर 0 अंश रख दिया जाए तो ये मान हमेशा सत्य होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 6वें प्रश्न में वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और व्यास पूछा गया है। क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला πr² लगा के इसे हल करते हुए r बराबर 7 सेंटीमीटर हम लाएंगे, और चूंकि व्यास पूछा गया है तो त्रिज्या में 2 का गुणा करने पे व्यास 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7वें सवाल में इसे सरल करने को बोला गया है। यह घातांक पर आधारित सवाल है और इस तरह के सवालों का मैंने भरपूर अभ्यास कराया था। 243 का आप गुणनखंड कर लेंगे
तो ये इतना बड़ा आएगा। कोष्टक के अंदर 3 का आपस में 5 बार गुणा किया गया है, इसे घात के रूप में 3 की घात 5 लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर 3/5 घात लगा रहेगा। घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 3 की घात 3 आएगा यहाँ, और इसको हल करने पे आप जानते हैं कि इसका मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। इस प्रश्न का उत्तर 27 है। 8वां सवाल गुणनखंड पर आधारित है। दिया है x² - 14x + 49। इस तरह का सवाल हाल ही में मैंने एक रिवीजन वीडियो में बताया था। यहाँ देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ 49 है, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये 7 का स्क्वायर होता है। a² + b², बीच में -14 को यदि हम लिख दें 2 गुणे 7 तो बन जाएगा -2ab, और ये सीधे सीधे a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे सेट बैठ गया। उत्तर आ जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर। इसे आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। 9वें सवाल में 15.625 का घनमूल निकालना है। ये सवाल सीधे सीधे कक्षा 8 की किताब का उदाहरण है। 15.625 को पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। यहाँ देखिए घनमूल निकालने के लिए हमने 15.625 को 15,625/1000 के रूप में लिखा है। अंश का अलग गुणनखंड करेंगे और हर का अलग गुणनखंड कर लेंगे। घनमूल निकालने के लिए आप जानते हैं कि गुणनखंडों में 3 का हम ग्रुप बनाते हैं। 5 का एक ग्रुप बना और फिर 5 का एक ग्रुप बन गया, और प्रत्येक ग्रुप से एक नंबर को बाहर लेते हैं। यहाँ 1 5 बाहर आया है और इस ग्रुप से 1 5 बाहर आया है, और नीचे हर में 3 बार 10 है तो इनमें से 1 10 बाहर आएगा। 5 5 25/10 यानी 2.5। यही 15.625 का घनमूल है। 10वां सवाल त्रिकोणमिति पर आधारित है। 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश का मान पूछा गया है। बड़ा ही आसान है, आपको मैंने सारे मान याद कराए थे। tan 45 अंश का मान होता है 1। जहाँ जहाँ tan 45 है वहाँ हमने 1 लिख दिया है। हल करेंगे तो अंत में उत्तर आ जाएगा 0। 11वां सवाल वर्गमूल पर आधारित है, जिसमें पूछा गया है कि किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुणा करें कि 6075 पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए 6075 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यहाँ पर किया गया है। अगला स्टेप होता है कि अभाज्य गुणनखंडों में हम देखते हैं कि किसका किसका जोड़ा बन जा रहा है और किसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बन गया, फिर 3 का जोड़ा बन गया, ये वाले 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, और 5 का जोड़ा बन गया। पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए सारे नंबर का जोड़ा बनना आवश्यक है। चूंकि यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, यानी 1 3 से हमें और गुणा करना होगा। अर्थात यदि 3 से गुणा कर दें तो 6075 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब कि हमारा उत्तर यानी अभिष्ट संख्या हुई 3। अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बाद अब लघु उत्तरी प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां सवाल प्रायिकता पर आधारित है, जिसमें पूछा गया है कि 2 पासे यदि एक साथ फेंके जा रहे हैं तो दोनों पर सम अंक ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी है, केवल समुच्चय बता देना है। इस तरह का सवाल पिछली वाली परीक्षा में भी आया हुआ था। आप जानते हैं कि कोई भी पासा फेंका जाएगा तो ऊपर 1 2 3 4 5 या 6 इन्हीं में से कोई नंबर आएगा। इनमें भी सम संख्या है 2 4 और 6।
अब दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं और दोनों पर सम आना है, तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? पहले पर भी 2 हो सकता है, दूसरे पर भी 2 आ सकता है। पहले पर 2, दूसरे पे 4, पहले पे 2, दूसरे पे 6, पहले पे 4, दूसरे पर भी 4, और इस तरह से आप बाकी समझ सकते हैं। कुल 9 तरह की स्थितियां हो सकती हैं। आपको इस तरह से बनाना था। 13वें सवाल में एक टेबल बना के दिया गया है जिसकी माध्यिका निकालनी है। परीक्षा के 1 सप्ताह पहले ही मैंने एक रिवीजन वीडियो में अभ्यास प्रश्न डाला था। उन अभ्यास प्रश्नों का दूसरा सवाल सेम टू सेम यही था, एक भी अंक दाएं बाएं नहीं हुआ है। जिन लोगों ने भी उस प्रैक्टिस सेट को हल किया होगा तो ये सवाल भी बड़े आराम से हल कर लिए होंगे और 2 नंबर अपने खाते में ऐड कर लिए होंगे। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए माध्यिका वाली वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता के लिए यहाँ 3 को उतार देंगे, उसके बाद ये तिरछा जोड़ के 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और ऐसे तिरछा जोड़ के अंत तक लाते हैं। बारंबारता वाले कॉलम को जोड़ लेंगे, n बराबर 17। यहाँ पर n बराबर जो 17 आया है उतना ही यहाँ भी लास्ट में आना चाहिए। n बराबर 17 चूंकि विषम संख्या है इसलिए माध्यिका n+1 बटा 2वां पद होगा। n बराबर 17 यानी 17 + 1 बटा 2 यानी 9वां पद जो है वो माध्यिका होगी। दिए गए टेबल में 9वां पद उस लाइन में होगा जिसकी संचयी बारंबारता 11 होगी। ये देख लीजिए, इस पूरी विधि को माध्यिका वाली वीडियो में समझाया गया है। 9वां पद यानी 8, यही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, पद इस वाले कॉलम में है। अगला सवाल त्रिकोणमिति पर आधारित है, जिसमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज में यदि tan a बराबर 4/3 तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना होगा? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 ही आता है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी 1 ही आएगा। चूंकि tan a का मान दे दिया है और इस विधि से हमें हल करना है, इसलिए हम हल करने जा रहे हैं। tan a बराबर 4/3 का मतलब है, जैसा हम जानते हैं कि tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात दिया है 4:3। यदि समकोण त्रिभुज ABC में हम लंब को 4 और आधार को 3 सेंटीमीटर मान लें तो पाइथागोरस के प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम कर्ण AC को 5 सेंटीमीटर लाएंगे। साइन A को हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, यहाँ देखिए 4/5, ये साइन A का मान रखा हुआ है। चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी कर दिया गया है। अगला स्टेप है cos A का मान ज्ञात करना है। cos A का मतलब है आधार बटे कर्ण, 3/5, उसका भी हमें वर्ग करना है। हल करके लास्ट में उत्तर 1 लाना है। पेपर का 15वां सवाल है, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात करिए। ये सरिया है, बेलनाकार है, इसकी लंबाई को हम h मान लेते हैं। व्यास 1 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। आयतन 550 घन सेंटीमीटर दिया गया है। इस साइड में बेलन के आयतन का फार्मूला πr²h लिख दिया गया है। फार्मूले में सारे मान को रखेंगे और अंत में सरिया की लंबाई h 700 सेंटीमीटर आ जाएगी। पेपर का 16वां सवाल वर्गमूल पर आधारित है।
और ये सीधे सीधे कक्षा 8 की किताब से लिया गया है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप कोई भी गाइड, कोई भी किताब पढ़ रहे हो, लेकिन कक्षा 6, 7, 8 की सरकारी किताब जरूर पढ़ लिया करिए। पेपर के अधिकांश सवाल इन्हीं किताबों से आते हैं। प्रश्न है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। अगर 5 मंदिर हैं तो हर मंदिर में 5-5 फूल चढ़ाता है। यदि 25 मंदिर हैं तो हर मंदिर में 25-25 फूल चढ़ाता है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो नगर में कितने मंदिर हैं ये बताना है। देखिए, एक टोकरी में 1250 फूल हैं और चूंकि वो 8 टोकरी फूल चढ़ाता है तो 8 गुणे 1250 यानी 10,000 फूल वो चढ़ाया हुआ है। हम मान लेते हैं कि उस नगर में मंदिरों की संख्या कुल x है और हर मंदिर में चूंकि x फूल चढ़ाता है, नगर में x मंदिर हैं तो प्रत्येक मंदिर में वो व्यक्ति x फूल चढ़ाते जाता है। यानी कि कुल मंदिरों में चढ़ाए गए कुल फूलों की संख्या हो जाएगी x गुणे x यानी x स्क्वायर, और यहाँ पे फूलों की संख्या 10,000 दी गई है। कहने का मतलब कि x स्क्वायर बराबर 10,000। x का मान निकालने के लिए 10,000 का वर्गमूल निकालना होगा। 1 के आगे चूंकि 4 जीरो है इसलिए वर्गमूल में 1 के आगे सिर्फ 2 जीरो यानी 100 वर्गमूल हो जाएगा। उस नगर में कुल 100 मंदिर हैं। पेपर का 17वां सवाल है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तथा उसका आधार 9 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, यहाँ लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r आपस में बराबर हैं। शंकु का आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h रखेंगे। चूंकि ऊंचाई पूछी गई है और r और h आपस में बराबर हैं इसलिए r की जगह पे हम यहाँ h लिख दिए हैं। इस साइड में 9 पाई लिखा है और इधर पाई है, पाई से पाई काट लेंगे। इधर हो जाएगा ये h क्यूब, 3 का गुणा 9 में होगा तो आएगा 27। h का मान निकालने के लिए 27 का घनमूल निकालेंगे तो आएगा 3, यानी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अंतिम सवाल चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है। इस तरह का सवाल मैंने चक्रीय चतुर्भुज की वीडियो में भी बताया है और ये सवाल भी कक्षा 8 की किताब से हूबहू ले लिया गया है। AOB वृत्त का व्यास है जिसमें कोण CAB 30 अंश और कोण ABD 40 अंश दिया गया है, तो कोण CAD यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा और कोण CBD यहाँ से ये पूरा पूछा जा रहा है। चूंकि कोण ACB ये वाला और कोण ADB दोनों ही अर्धवृत्त के कोण हैं इसलिए ये 90-90 अंश के होंगे। कोण D 90 अंश का है और कोण B यहाँ 40 अंश का है, तो 90 और 40 मिलके होंगे 130 अंश के। त्रिभुज ADB में चूंकि तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा इसलिए कोण DAB निकालने के लिए हमें 180 में से 90 + 40 घटाना होगा और ये आएगा 50 अंश। इतना कोण आ गया 50 अंश का, इसलिए कोण CAD 30 + 50 यानी 80 अंश का होगा। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि कोण CBD 100 अंश का आएगा।